हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका फिर से फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ पिछले क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे चार्ज का फ्लो जो होता है किस तरह के मटेरियल से होता है। उसमें हम लोगों ने चालक कुचालक बहुत सारे पदार्थों के बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने डिफाइन किया था, फॉर्मूला वगैरह देखे थे, ठीक है। और उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग कुछ टाइप्स जैसे कि स्टेडी करंट्स यानी डीसी करंट हो गया, डीसी हो गया, एसी हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जो कि पिछले क्लास में बताए थे कि कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, आवेश को वहन करने का काम करते हैं। तो चालक में आवेश वहन का काम इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। और हम लोग अभी चूंकि चालक के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि बाकी जो चीजें हैं उससे करंट का फ्लो नहीं होता है। और एक दूसरा है जो है अर्धचालक, उसको हम लोग आगे चैप्टर्स उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर के अंदर कैसे मूव करते हैं उसके बारे में हम लोग का विस्तृत रूप से समझना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये कंडक्टर। और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कंडक्टर्स के चालक के अंदर क्या होता है कि कमरे के ताप पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से बाहर निकल जाते हैं। और एटम से बाहर निकल करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं और ये रैंडम मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा कंडक्टर हो गया। और सपोज कीजिए कि इस कंडक्टर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, बस ये जस्ट सपोज कीजिए कि कॉपर का वायर ले लिए या एक आयरन का ले लिए या एक सिल्वर का ले लिए, ठीक है। एक वायर, ऐसे वायर का एक टुकड़ा ले लिया और इस वायर के टुकड़े के अंदर क्या है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं उसमें। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है इस कंडक्टर के अंदर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन अगर कहीं से भी इस कंडक्टर को एनर्जी मिल जाती है तो अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो थर्मल एजिटेशन यानी तापीय उत्तेजना के कारण। जैसे सपोज कीजिए कि या तो इस कंडक्टर को पटक दिया गया तो थोड़ी सी उसको एनर्जी मिल गई गिरने के कारण, या सपोज कहीं से उसको हीट मिल गया तो उसके कारण उसको एनर्जी मिल गई। तो किसी भी कारण से उसको थोड़ी बहुत जो एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को जाती है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है उस एनर्जी को गेन करके थोड़ा सा मूव करता है। और वो जिगजैग, जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, तो यहाँ से मूव किया इधर गया, फिर यहाँ पर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे आयन से वो कोलाइड किया, टकराया, टकरा करके उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पर टकराया, टकरा करके फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मान लेते हैं कि ऐसे गया। तो इस प्रकार से वो जिगजैग मोशन करते रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, ठीक है ना। और कोलाइड करेगा और कोलाइड करते हुए जिगजैग मोशन करता रहेगा और तब तक ये मोशन करता रहेगा जब तक कि उसके पास एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को गेन करके थोड़ा बहुत इधर उधर वो जिगजैग कुछ मोशन करेगा और फिर उसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर वो वहीं मतलब स्थिर हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो ऑन द एवरेज देखें इसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसको एनर्जी मिली तो ये बहुत फास्ट मूव करेगा, 10⁵ की उसकी स्पीड होती है, ठीक है। और इस स्पीड को हम उसे कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉनों की तापीय वेग होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब इस तरह से किसी भी प्रकार से थर्मल एजिटेशन से जब उसको ऊर्जा मिलती है तो उस ऊर्जा को गेन करके और वह इस प्रकार से जिगजैग मोशन करता है। और जिगजैग मोशन में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 10⁵ के ऑर्डर की होती है। तो काफी ज्यादा ये उसकी स्पीड के काफी ज्यादा उसकी चाल होती है। लेकिन क्या होता है कि अब ये चूंकि जिगजैग मोशन कर रहा है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। नेट यानी एवरेज उसका देखें तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो जहां से चलना शुरू किया तब फिर उधर थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मार करके और फिर वहीं पर आकर के वो रुक जाता है, तो इस तरह से उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो अगर एवरेज उसका निकाले, एवरेज उसकी वेलोसिटी को निकाले तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं u बराबर
u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे मान लो जितने मोशन वो करा, ठीक है, सबको जोड़ दें हम un, और सबका हम यहाँ पर n से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगी उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी उसकी वो 0 होगी। बट पार्टिकुलर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया, तो इस दौरान जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इस ऑर्डर की होगी, उसकी थर्मल वेलोसिटी। लेकिन अगर पूरा एवरेज अगर उसको जोड़ेंगे तो एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 होगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाता है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी उसकी 0। तो ये उसकी थर्मल वेलोसिटी की कहानी होती है जब उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक हेडिंग कर लेंगे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी यानी उष्मीय वेग, या इसको तापीय वेग हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो क्या कर, तो ये थर्मल वेलोसिटी या तापीय वेग जो होगा, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, क्योंकि तापीय उत्तेजना के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, और उसकी जो थर्मल वेलोसिटी जो होती है, उष्मीय वेग, उसका एवरेज वैल्यू जो होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन उसकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। तो थर्मल वेलोसिटी को अगर हम चाहें तो यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, तो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में तापीय उत्तेजना के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिस औसत वेग से गमन करते हैं, ठीक है, उसी वेग को हम लोग उसकी थर्मल वेलोसिटी या तापीय वेग या उष्मीय वेग हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा थर्मल वेलोसिटी ये रहा। अब दूसरा क्या है हमारा, मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ। ठीक है, ये नेक्स्ट हो गया हमारा माध्य मुक्त पथ। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे यहां से यहां तक गए, तो क्या होगा, इस मोशन के दौरान कभी उसका पाथ जो होगा वो छोटा होगा, कभी उसका पाथ जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ का क्या मतलब है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चालक के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे मान लेते मूव करके यहाँ तक गए, जब तक कोई कोलिजन नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन ये मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो कभी क्या क्या होगा कि कभी इसका पथ छोटा होगा, कभी पथ बड़ा होगा, कभी उससे भी बड़ा होगा, कभी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टू सक्सेसिव कोलिजन यानी दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा जो भी पथ तय किया जाता है उसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना, या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ तक गया, तो ये उसका फ्री पाथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो फ्री मूव किया। लेकिन जैसे यहाँ पर कोलिजन हुआ तो फिर यहाँ से टकराने के बाद उसकी दिशा बदल गई, यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी पथ की लंबाई ये है, यहाँ से यहाँ तक उसकी पथ की लंबाई ये है, फिर ये कुछ और टक्कर करके इधर जा सकता है, तो पथ की लंबाई, तो इस तरह से पथ की लंबाई जो होगी वो कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी। तो ये जो भी टू सक्सेसिव यानी दो लगातार टक्करों के बीच जो भी इलेक्ट्रॉन द्वारा पथ तय किया जाएगा, उस पथ को हम लोग मुक्त पथ कहेंगे। और उसके एवरेज मान को, औसत मान को, क्योंकि कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, तो पूरे वो टक्कर के दौरान जो एवरेज पाथ वो तय करेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगातार संघटों के बीच जो औसत मध्य पाथ, जो औसत मुक्त पाथ जो तय किया जाता है, या औसत जो पथ तय की जाती है, उसको हम लोग माध्य मुक्त पथ कहेंगे, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो लैम्डा का यहाँ पर भी जो हो सकता है अलग अलग हम मान ऐसे लिख सकते हैं उसका माध्य मुक्त पथ के लिए, जैसे λ1
प्लस ये हो गया λ2, दूसरे तीसरे के लिए फिर λ3। तो इस प्रकार से जितनी बार वो टक्कर करेगा उसकी पथ की लंबाई अलग अलग होगी और फिर उसका n से डिवाइड कर देंगे तो उसका माध्य मुक्त पथ का मान निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे, लैम्डा भी लिख सकते हैं या लैम्डा मीन भी लिख सकते हैं m लगा करके, ठीक है। ऐसे माध्य मुक्त पथ कहा जाएगा। अब इसमें एक तीसरा टर्म और आता है जिसको हम लोग कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, यानी विश्राम काल। ये विश्राम काल क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां तक मूव किया, तो यहां से यहां तक जब मूव किया तो इसमें कुछ टाइम भी लगा। तो इस टाइम को चूंकि फ्रीली मूव कर रहा है, फिर यहां से टकरा करके यहां तक गया, तो ये जो टाइम लग रहा है इसको हम लोग कहेंगे उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यानी इसमें वो रिलैक्स रहेगा, कोई कोलिजन नहीं है, फ्रीली वो मूव कर रहा है, रिलैक्स है, इसलिए उसमें जो टाइम लगा उसको रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। और इस प्रकार से टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच लगने वाले औसत समय को, दो लगातार संघटों के बीच, इलेक्ट्रॉन के दो लगातार संघटों के बीच लगने वाले औसत समय को हम लोग क्या कहेंगे? उसका विश्राम काल या रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम को जो है हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ऐसे टाउ से लिखेंगे। और ये भी एवरेज वैल्यूज का जब हम निकालेंगे तो टाउ बराबर हम लोग लिख सकते हैं T1 T2 प्लस T3, क्योंकि हर कोलिजन के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल होगा, हर कोलिजन के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल। तो ऐसे सबको जोड़ करके और n से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें टाइम लगा T1, यहाँ से यहाँ तक के लिए T2, यहाँ से यहाँ तक के लिए T3। तो ऐसे सबको जोड़ करके n से डिवाइड कर देंगे तो उसका मीन वैल्यू निकल जाएगा और उसको हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे रिलैक्सेशन टाइम को। तो इस प्रकार से कोई भी कंडक्टर पर अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली मूव करते हैं। कहाँ से? फ्रीली मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उसको थर्मल एजिटेशन से उसको कई तरह से मिलती रहती है और उस एनर्जी को गेन करके वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमको थर्मल वेलोसिटी का पता चलता है, मीन फ्री पाथ का पता चला और रिलैक्सेशन टाइम का पता चला, ठीक है। उसकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, लेकिन पार्टिकुलर टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच यानी दो लगातार संघटों के बीच इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो 10 का पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होगा थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, यानी E इज इक्वल टू जो है वो 0 है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। लेकिन अगर इस कंडक्टर पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है? जैसे ये कंडक्टर ले लिए, ये यहाँ पे कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स हो गए। अब इस कंडक्टर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो सके। तो जैसे ही पॉजिटिव टू, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हुआ, तो पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव इंड हो जाएगा और ये वाला निगेटिव इंड हो जाएगा। तो कंडक्टर को जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव इंड और एक निगेटिव इंड। तो इस प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वो पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे सेटअप हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ऐसे चूंकि हमारा ये कंडक्टर्स हो गया और उसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ने से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो अब फोर्स के लिए डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग पढ़े हैं कि Q इंटू ई, तो Q के जगह पर यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, ठीक है। अब यहाँ पर फिर चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो अगर इसके चार्ज को हम माइनस में लिखे तो माइनस E इंटू ई, और वेक्टर फॉर्म में लिखे
तो इस प्रकार से इस पर जो फोर्स होगा वो F इजिकल टू माइनस ई इंटू ई, हम लोग ऐसे फोर्स को लिख सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई किया गया और इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगने लगेगा और उस फोर्स का मान क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू ई। तो ये उस पर फोर्स लगने लगा। अब इस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अब निगेटिव टर्मिनल से यानी कंडक्टर के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। लेकिन क्या ये बिल्कुल ऐसे मूव करेगा, बिल्कुल एक सीधे पथ पर ऐसे मूव कर पाएगा? तो नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधे पथ पर वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके अंदर एटम्स यानी जिस इलेक्ट्रॉन से निकला है वो आयन बन गया, तो आयंस भी है और भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ठीक है ना, मूव किया, फिर यहाँ पर किसी आयन से या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, फिर उसका पाथ चेंज हो गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा वो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी सीधा पाथ पर मूव करेगा, लगातार जो होगा वो थोड़ा सा कोलाइड करते रहेगा और मूव करते रहेगा, लेकिन कभी भी उसकी जो दिशा होगी वो पीछे की तरफ नहीं होगी, हमेशा जो दिशा होगी वो आगे की तरफ होगी, आगे की तरफ ही मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि पीछे से उस पर जो है वो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस पे फोर्स का डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो इसलिए आगे की तरफ ही मूव करेगा। और एक चीज और होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ से मूव करके इससे कोलाइड किया, तो जैसे मान लो कि जब वो कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को, उस आयंस को भी वो दे देगा, तो फिर उसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी, क्योंकि वो कोलाइड किया तो उसकी एनर्जी कुछ घट गई, तो एनर्जी घट गई तो फिर वो आगे कैसे मूव करेगा, क्योंकि कोलिजन में तो एनर्जी घटेगी ही। जैसे कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से दौड़ रहा है, जाकर के टकरा गया, तो टकरा गया तो उसकी तो एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, फिर वो रुकेगा, संभलेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा। वही सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ कोलाइड किया, उसकी एनर्जी कम हो गई, फिर वो थोड़ा सा संभला और फिर संभल करके फिर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अब की बार आगे बढ़ने के लिए उसको एनर्जी की कमी नहीं है, उसको एनर्जी पीछे से कंपनसेट हो रही है। कैसे कंपनसेट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लगातार यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर लगातार उस पर पीछे से फॉरवर्ड फोर्स उस पर लग रहा है, तो फोर्स लगने के कारण जो उसकी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो गई थी या कम हो गई थी, वो एनर्जी पुनः उसको कंपनसेट हो जाती है, फिर से उसकी पूर्ति कर दी जाती है, और इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ने लगता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरा कोलिजन होता है, और फिर उसकी एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगातार वो फिर टकराता है, एनर्जी कम होती है, फिर एनर्जी कंपनसेट होती है पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इस तरह से वो लगातार वो मूव करते हुए एक इंड से दूसरे इंड तक वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी वो इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाता, क्योंकि पीछे से उस पर फोर्स लग रहा है, तो इसलिए वो रिपल्सन पीछे की तरफ मुड़ेगा तो रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा, और इस कारण से वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और एक एंड से दूसरे एंड तक वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। यहाँ पर जिस औसत वेग से ये इलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचता है, उस औसत इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं, ये औसत वेग को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, हिंदी में कहेंगे हम लोग अनुगमन वेग। तो इस अनुगमन वेग से वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक मूव करेगा, उसको हम लोग VD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अनुगमन वेग होगा जिससे वो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो इस अनुगमन वेग का आपको फॉर्मूला निकालना है, किस अनुगमन वेग का मान क्या होता है, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले इसके पहले थर्मल वेलोसिटी पढ़े हैं, कि थर्मल वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो शून्य होती है, एवरेज वेलोसिटी उसकी शून्य होती है। यहाँ पर क्या हुआ कि उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगा। तो अगर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, तो वह इलेक्ट्रॉन जो कि एक थर्मल वेलोसिटी u से गमन कर रहा था, u से मूव कर रहा था, लेकिन अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगा, और फोर्स के कारण क्या हुआ, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। फोर्स कितना लगा, तो फोर्स उस पर लगा F इजिकल टू माइनस ई इंटू ई, तो इतना फोर्स लगा। अब इतना फोर्स के कारण उस पर एक्सेलरेशन, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तो उस पर त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा,
तो इस कारण से उस पर त्वरण उत्पन्न हुआ। अब जितने समय के लिए वो फोर्स लगेगा उतने समय तक उस पर त्वरण रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया और यहाँ तक गया, तो जब तक ये टक्कर हो रहा है तो ये जितना टाइम तक फ्री मूव कर रहा है उतना टाइम तक उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है। कोलिजन जब हुआ फिर वो एक्सेलरेशन खत्म, फिर जब वो मूव करना शुरू किया तो फिर से उस पर एक्सेलरेशन लगने लगा। तो इस प्रकार से जो एक्सेलरेशन जो लगा वो कितने टाइम तक का लगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाने में टी टाइम लग रहा है या यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लग रहा है, तो डेट मीन्स कि उस पर एक्सेलरेशन जो है वो टी टाइम तक के लिए लग रहा है। ठीक है, तो अगर उस पर सपोज करो कि एक्सेलरेशन ए है और वह टी टाइम के लिए लग रहा है, तो अब उसके बाद से उसकी पहले की वेलोसिटी यू थी और एक्सेलरेशन में टाइम से गुना कर देंगे तो उसकी बढ़ी हुई वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इस प्रकार से उसकी जो अब टोटल वेलोसिटी हो गई v बराबर वो u प्लस एटी हो गई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। कि प्रारंभ में उसका वेग u था, बाद में उस पर बल लगाया गया, उस पर a त्वरण उत्पन्न हुआ t समय के लिए, तो a से t में गुना करके u में जोड़ देंगे, तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर u प्लस एटी। तो ये एक पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का या यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए बात हुई। तो अगर लगातार बहुत सारा मोशन हो रहा है, बहुत सारा कोलिजन हो रहा है, तो अगर हम सबके लिए जोड़े तो उन सारे वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn। और इस सबको जोड़ करके अगर हम n से भाग कर दें तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम उसकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे और उसको हम लोग vd से डिनोट करेंगे। तो अगर हम ये फॉर्मूला का उपयोग प्रत्येक के लिए करें अगर हम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u1 प्लस ए टाउ या t1, ठीक है यहाँ पर। और फिर दूसरे के लिए हम लोग लिख सकते हैं u2 प्लस ए t2। फिर तीसरे के लिए इसी प्रकार से लिख सकते हैं u3 प्लस ए t3। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट के लिए आगे तो हम n तक इसको लिख सकते हैं un प्लस ए टी एन। ठीक है, और पूरे में फिर हम भाग कर देंगे यहाँ पर n से। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम देखो यहाँ पर u1 लिखे है, t1 लिखे है, u2 लिखे है, t2 लिखे है, u3 t3। डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला कोलिजन, फिर ये दूसरा मूवमेंट, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतने सारे जितने कोलिजन हुए, जितना मूवमेंट हुआ, सबको हम ऐसे n तक उसको जोड़ करके लिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देंगे, हम a के साथ a1 a2 कहीं नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा हमारा, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो गया हमारा माइनस ई अपॉन एम। अब इसमें देखो जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स है सभी कांस्टेंट है। ठीक है, ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम जो है इलेक्ट्रॉन का मास है। तो चूंकि ये सभी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो कांस्टेंट होने के कारण जो उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग A1 A2 का उपयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, सब में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब इसको अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, और फिर बटे n अलग कर लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद से प्लस, इसमें से क्या करते हैं कि a को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बच जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn, और फिर इसमें हमारा n से भाग लग जाएगा। तो हम क्या किए, इसको एक्सपेंड कर दिए, जो भी फर्स्ट वाला टर्म था उसको एक साथ अलग कर दिए, बाकी सेकेंड वाला जो टर्म था उसमें a हमारा सब में कॉमन है तो हमने एक कॉमन ले लिया, और फिर t1 t2 ऐसे हमारा आ गया ये। ठीक है, अब इसको हम लोग कहेंगे ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला जो हमारा टर्म है ये है हमारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी अभी पीछे आपको बताया कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की शून्य होती है, तो इसकी जगह पर हम लोग शून्य कर लेंगे। ये वाला जो टर्म है ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एवरेज टाइम जो होगा उस एवरेज टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग टाउ का उपयोग कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 0। तो इसको आगे हम लोग लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बराबर आगे क्या हो जाएगा
मिनट, पहले इसको लिख लेते हैं कि एवरेज, जैसे ये हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN और बटे N, तो ये हो गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी यानी औसत तापीय वेग या तापीय या उष्मीय वेग। तो ऐसे लिख लेंगे इसको, औसत तापीय वेग, और इसका मान हो गया 0। और फिर यहाँ पर T, यहाँ पर लिख लेंगे इसको T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN, और फिर इसमें हम लोग N से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा विश्राम काल, विश्राम काल, और इसको हम लोग कहेंगे टाउ। तो ये हमारा टाउ हो गया। तो अगर इस वैल्यू को पुट करें हम अपने इक्वेशन में VD में, तो VD बराबर क्या हो जाएगा हमको, इसका मान 0 प्लस A और ये हो गया टाउ, डेट मीन्स की VD बराबर हो गया हमको A और टाउ, ठीक है। और चूंकि अब A क्या है, एक्सेलरेशन है, तो हियर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लग रहा है, तो माइनस E इंटू ई अपॉन मास। तो इस प्रकार से A का मान ये पुट कर दे अगर हम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, जो कि 5 मार्क्स में ये डिराइव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर कैसे मूव करते हैं, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए। तो ये वेक्टर फॉर्म में बनाया गया। अगर इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखे, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड के रूप में। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो कंडक्टर्स, जिस कंडक्टर पर जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा अप्लाइड होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो होगा वहां पर उस इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेग जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे ऑन द एवरेज इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो उसकी वेग होती है, वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ऐसे देखा जाए तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, डेट मीन्स कि बहुत कम हो गया। अब कंडक्टर के अंदर जो है, अभी हम लोग थर्मल वेलोसिटी पढ़े थे, तो थर्मल वेलोसिटी के बारे में पढ़े तो कितना था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं था तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे थे, तो उसकी स्पीड इतनी थी, इतनी तेज गति से वो स्पीड से वो मूव कर रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हो गया 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत ही कम हो गई, 1 mm से भी कम हो गई, 0.1 mm पर मीटर पर सेकेंड। तो इतनी कम वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी करंट जो होता है, हम लोग कहते हैं करंट बहुत फास्ट मूव करता है। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ये हो जाता है कि कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 10⁻29, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यानी औसतन किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर की होती है, यानी एक घन मीटर में इतने ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण अगर उसकी चाल बहुत कम भी होती है तो भी वो काफी फास्ट मूव करते हैं, और इस प्रकार से करंट जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत तेजी से मूव करता हुआ हमको फील होता है। तो इसका कारण यही है, जबकि वास्तव में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इस ऑर्डर की होती है, जो कि बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये कारण होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम देखें यहाँ पर, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जैसे मान लो कि ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र है, उस विद्युतीय क्षेत्र से अगर हम उसमें डिवाइड कर दें तो वो कहा जाएगा
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो कहेंगे वो लोग मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, हिंदी में उसको कहेंगे मोबिलिटी यानी गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो अनुगमन प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न अनुगमन वेग को उसकी मोबिलिटी कहेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न अनुगमन वेग को उसका मोबिलिटी यानी उस इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। और इस तरह से म्यू बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मोबिलिटी से ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की उसमें गतिशीलता कितनी है, प्रति इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कितना तेजी से गति कर रहा है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाएंगे तो उसकी गतिशीलता या ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी तेजी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ से ये चीज पता चलता है। और यहाँ से आप इसका यूनिट और डायमेंशन भी, अगर यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू को पुट करें अगर हम, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो ई अपॉन एम, फिर उसके बाद से ई और इंटू टाउ। ठीक है, तो ई से ई एक हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई, ठीक है, अपॉन एम ई इंटू टाउ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम। तो ये हमारी मोबिलिटी का एक फॉर्मूला टाउ के टर्म में या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में या इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका एसआई यूनिट आप इस फॉर्मूला से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट जैसे उसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड प्रति कूलम, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एसआई यूनिट इसका यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी इसका आप डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन रख करके इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। पीछे क्लास में आपको डायमेंशन निकालना सिखाया गया है। ठीक है, तो उसके आधार पर आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रॉन जो चार्ज के अंदर मूव करता है, ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये सेल ले लिया गया है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव इंड हो गया और ये निगेटिव इंड हो गया। इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गया और इस कारण से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अंदर मूव करने लगे। और ये कंडक्टर की लंबाई ले लेते हैं हम एल। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग ए ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे कि ये वायर हो गया, इसको अगर ऐसे नॉर्मली कट करें तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका ए हो गया, इसकी लंबाई एल हो गई। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पर हम भी अप्लाई कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई यानी विद्युतीय क्षेत्र ई इस पर सेटअप हो रहा है। और इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक इंड से दूसरे इंड तक ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर हमको नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं पहले चालक की लंबाई, ऐसे चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई हो गई एल, और फिर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख सकते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इक्वल टू ए। तो इसलिए चालक का आयतन, आयतन निकाल सकते हैं। तो चालक का आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो उसका क्षेत्रफल ए है और उसकी लंबाई एल है, तो उसका चालक आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई ए एल। अब यहाँ पर अगर ये माने यदि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो ये पूरे चालक में, ठीक है ना, तो
समूचे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो जाएगी n इंटू ए एल। चूंकि उसका आयतन ए एल है और प्रति एकांक आयतन यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो टोटल चालक में तो उसके आयतन में n से गुना कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी ए एल। इसलिए चालक के अंदर, चालक में कुल आवेश, तो चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो Q बराबर, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग ई से लिखते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन से उसमें, ठीक है। तो और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से लिखते हैं, तो इसमें टोटल जो आवेश हो जाएगा एन ई ए इंटू एल। अब ये इतना आवेश इस चालक में हमने निकाल लिया। अब ये जो टोटल आवेश होगा Q, ये आवेश करेगा क्या, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो ये जो आवेश होगा Q, वह आवेश इस किनारे से इस किनारे तक मूव करेगा, यानी चालक की एल लंबाई को वो तय करेगा। अब एल लंबाई को तय करने के लिए उसका वेग क्या है, तो उसकी वेग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो इस वेग से वो इस किनारे से इस किनारे तक जाएगा, यानी एल लंबाई को तय करेगा। तो एल लंबाई को तय करने से कितना समय लगेगा, तो इसलिए आवेश को चालक की एल लंबाई तय करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा t बराबर, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर तय की गई दूरी l है और ये हो गया टाइम। तो यहां से अगर हम t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, l बटे vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी तय की गई दूरी और उसमें वेग से भाग कर देंगे तो उसका समय निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब ये इतना आवेश यहाँ से यहाँ तक गति करेगा, तो गति करेगा तो फिर धारा का भी निर्माण होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि आवेशों के सतत प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा। तो यहाँ पर आवेश सतत रूप से जब इतना प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा का भी निर्माण होगा। तो इसलिए चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे T, ठीक है। तो फॉर्मूला यही है विद्युत धारा का, I बराबर Q बटे T, यानी आवेश बटे समय। तो आवेश का मान हमारा यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका हुआ है और T का मान भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल लिया। अगर इन दोनों वैल्यू को पुट कर दे तो विद्युत धारा कितना निर्माण होगा उसका हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका हेडिंग कर लीजिए यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी vd एंड इलेक्ट्रिक करंट, I, ठीक है। यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच ये संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि विद्युत धारा I में और अनुगमन वेग vd में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये चीज हम निकाल रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग फॉर्मूला देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, उसी चीज को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर यहाँ थोड़ा देखते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर हम मान निकालेंगे, सर करंट का, तो I बराबर यहाँ पर आते हैं Q बटे T, Q के जगह पर हो गया NEAL, ठीक है, और बटे T का मान हो गया L बटे VD, तो L बटे VD, तो VD ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको I का मान क्या मिल जाएगा, NEAVD। तो ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो बता सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स कि इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी करंट का मान उतना ही ज्यादा होगा, या ऐसे कहें करंट का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो
ये चीज यहाँ तक ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हमारा ये रिलेशन निकल करके आता है। आई जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ संबंध ऐसे रखता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि आज हम लोग कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ कैसे रिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रिलेट करता है, इन सारे टर्म्स को आज हम लोग समझे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट डेंसिटी को इंक्लूड करेंगे और फिर करंट डेंसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखेंगे और फिर हम लोग उसी के आधार पर ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।